हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। नए साल में सबको शुभकामनाएं और जोहार। पिछला क्लास में जो हमने बताया था, आज उसी क्लास को आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कि जो पिछला क्लास में जो हम आप लोग को पढ़ा रहे थे, पिछला क्लास जो पढ़ा रहे हैं एनपीओ, क्या पढ़ा रहे हैं? एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन संगठन, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बताए थे कि एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन संगठन, है ना। तो इसके पहले बताए थे कि ऑर्गेनाइजेशन संगठन दो प्रकार के होता है, एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक एनपीओ। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आज उसी में बात करते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट अकाउंटिंग, ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अपना जो लेखे करते हैं, अपने जो खाते बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं, किस ढंग से बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, क्या क्या उसके एलिमेंट मतलब तत्व होते हैं जिसको वो लिखते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। रिकॉर्ड किसका हो रहा है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका कहता है गैर लाभकारी संगठनों में लेखे रखने का मुख्य उद्देश्य विविध अनिवार्यताओं का पालन कर तथा कोषों का उपयोग पर नियत करना है। मतलब जो लेखे करने का मुख्य उद्देश्य होता है, जो भिन्न भिन्न अनिवार्य जो होते हैं, भिन्न भिन्न तरीकों के हिसाब किताब देने पड़ते हैं, है ना। हाँ, उसकी एक तरीका से और फंड का उपयोग कहाँ किया, कि कहाँ उपयोग किया, कितना बचा हुआ, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है? अकाउंटिंग करता है। तो अकाउंटिंग करता है, उसमें से सबसे पहले देखता है कि भैया कैश बुक रखता हो, क्या रखता है? कैश बुक। तो कैश बुक रखता है, बात समझिए, फंड के लिए कैश बुक रखता है। तो कैश बुक में क्या होता है? पहला फर्स्ट टॉपिक है कैश बुक। इस पुस्तक में सभी राशि लेन देन का लेखा किया जाता है। सभी लेन देन का लेखा किया जाता है। इसमें प्राप्तियां और भुगतान को विशेष लेखा रखा जाता है। इसमें सभी प्राप्तियों को डेबिट साइड में तथा सभी भुगतानों को क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। मतलब जो कैश बुक बनाएंगे, इसमें दो पक्ष होगा। सभी जितना भी प्राप्तियां होंगे, सब इधर को डेबिट साइड में, इधर होता है डेबिट साइड, इधर होता है क्रेडिट साइड। आप जानते हैं अकाउंट्स वाले लोग, है ना। तो जितना रिसीव होगा सब डेबिट साइड, और जितना पेमेंट होगा सब क्रेडिट साइड में लिखते हैं। मतलब रिसीव को डेबिट साइड और पेमेंट को क्रेडिट साइड। चलिए, इस पुस्तक के बाद दूसरा पुस्तक हम लोग क्या रखता है एनपीओ? मेमोरेंडम बुक। इस पुस्तक के बाद मेमोरेंडम बुक दूसरा रखता है। क्या रखता है? इस पुस्तक संग सभी उधार लेन देनों का लेखा किया जाता है। कि मेमोरेंडम बुक में यहां से आ सकता है एक ऑब्जेक्टिव, उधार लेन देन, एक ऑब्जेक्टिव यहां से आ सकता है। और ये ऑब्जेक्टिव है कि उधार लेन देन का लेखा किस बुक में किया जाता है। उधार क्रेडिट ट्रांजैक्शन का जो लेखा होता है किस बुक में किया जाता है। तो हम लोग उस समय बोलेंगे मेमोरेंडम बुक में उधार लेन देन का लेखा होता है। नगद लेन देन का लेखा कैश बुक में होता है। तो एक ऑब्जेक्टिव यहां से आप पकड़ सकते हैं कि मेमोरेंडम बुक में क्या लिखे जाते हैं। तो कोई भी एनपीओ संगठन का जो कुछ उधार होते हैं उसको लिखे जाते हैं, है ना। ये इस पुस्तक उस राशि को नहीं लिखा जाता है जिस पुस्तक में कैश बुक में लिखा जा चुका है। हाँ, मतलब ये बोलता है कि जो कैश बुक में लिख चुके हैं वो मेमोरेंडम बुक में नहीं लिखा जाएगा। इसके मतलब साफ जाहिर होता है कि जो भी लेन देन होते हैं, जो भी लेखा करेंगे, वो एक ही बार होगा। चाहे तो कैश बुक में होगा, नगद है तो, और यदि उधार है तो मेमोरेंडम बुक में होगा। चलेंगे हम लोग तीसरा वेजेज एंड सैलरी। क्या है तीसरा? वेजेज एंड सैलरी, है ना पुस्तक उसका। व्यापारिक संस्थान में कर्मचारियों को वेतन एवं मजदूरी का भुगतान किया जाता है। बिल्कुल, जो गैर व्यापारिक संगठन है
उसमें भी काम करने वाले कुछ मजदूर होते हैं, कुछ वर्कर होते हैं, उसको पेमेंट करने के लिए अलग से सैलरी एंड वेजेज का रखना पड़ता है। सैलरी एंड वेजेज का अलग से हम खाता रखते हैं, सैलरी और वेजेज का अलग से खाता रखते हैं, अलग से उसको हम लोग लिखते हैं, है ना। देखते हैं उसका भुगतान की यह राशि उसके कार्य के आधार पे होती है, इसका भुगतान को भी कैश बुक में दर्ज किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। सैलरी और वेजेज खाता को रखते हैं, सैलरी और वेजेज के लिए अलग से खाता रखते हैं। जो वर्कर काम करते हैं, काम करने वाले जो मजदूर हैं, उसको पेमेंट किया जाता है और उसका भी लेखा हम लोग किस में लिखते हैं? रोकड़ बही में लिखते हैं। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे तो चौथा में हम लोग क्या करते हैं? चौथा में क्या करते हैं? स्टॉक रजिस्टर रखते हैं। चौथा पॉइंट में क्या रखते हैं? स्टॉक रजिस्टर। इसमें गैर व्यापारिक संस्थानों का कोई अस्थिर वस्तु होती है, जैसे फिक्स एसेट्स, उनकी पूरी स्थिति रखने हेतु तथा उसका लेखा के अनुसार किया जाता है। मतलब जो बिजनेस में फिक्स एसेट्स होते हैं, जो बिजनेस में फिक्स एसेट्स होते हैं, फिक्स एसेट्स जो होते हैं, उसका लेखा करने के लिए स्टॉक रजिस्टर रखना पड़ता है। अगला 5वां नंबर में मेंबर रजिस्टर। बिल्कुल एनपीओ है। एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन संगठन है तो जेन्युइन बात है कि इसमें मेंबर होंगे, और मेंबर के लिए इसमें संस्थान के समस्त विवरण रखे जाते हैं। सदस्य का, इसमें सदस्य का सभी विवरण रखे जाते हैं। इसमें प्राप्त सदस्य, काम का योगदान तथा चंदा का उल्लेख होता है। 5वां में जो 5वां रजिस्टर रहता है, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्य से रिलेटेड उसका चंदा, वो क्या काम करते हैं, क्या काम उसको मिला हुआ है, सब विभाग का लिखा इसी मेंबर रजिस्टर में रहता है ना। उसके बाद हम लोग 6ठा में आते हैं ट्रेड बुक। गैर व्यापारिक संस्थान कभी कभी उसकी पूर्व के व्यापारिक जानकारी दी जाती है ना, जैसे प्रेजेंटेशन या कार्यक्रम आयोजित करना। मतलब व्यापारिक बुक कोई भी काम करने के लिए, कोई भी मतलब एक तरीका लोगों की भलाई करने के लिए, लोगों को मनोरंजन करने के लिए प्री प्लान बनाना पड़ता है। प्री प्लान बनाते हैं, और प्री प्लान बनाने का जो रूपरेखा होता है, जो नियोजन होता है, इसी बुक में हम लोग दर्ज करते हैं, है ना। आगे चलेंगे, आगे कहता है ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग, लेखा करने का उद्देश्य। अब लेखा लिख रहे हैं, लेखा तो अब हम लोग करेंगे, अब लिखेंगे, लेखा करेंगे, फंडामेंटल हो रहा है। क्या क्या करेंगे वो तो बताते जा रहे हैं, है ना। लेकिन लेखा तो हम करेंगे। लेखा करने से क्या हमको मिलेगा? अकाउंटिंग करने से क्या मिलेगा? कोई भी संस्था है, चाहे तो वो संस्था प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे ये संस्था हो चाहे ये संस्था हो, अपना तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो करती है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करती है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने का क्या मतलब है? क्यों करेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? कैसे करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? और उससे क्या फायदा हमको मिलेगा? तो फायदा मिलेगा, क्या फायदा मिलेगा ये यही बताने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। क्या है? पहला फायदा जो मिलेगा, दाताओं के प्रति विश्वास। यदि लेखा करेंगे, क्योंकि एनपीओ बता रहे हैं, एनपीओ ये चलता है मुख्य रूप से 3 चीज, मुख्य रूप से 3 चीज। पहला चलता है इसमें सब्सक्रिप्शन, जो चंदा आते हैं। दूसरा चलता है डोनेशन चलता है, और तीसरा चलता है लाइफ मेंबर फी। लाइफ मेंबर फी, जो लाइफ मेंबर फी होता है, लाइफ मेंबर फी से चलता है। लाइफ मेंबर फी से चलता है ना। लाइफ मेंबर फी, लाइफ मेंबर फी, ये तीनों से चलते हैं। तो ये तीनों चीज से जल्दी एनपीओ चलता है। और जो दान दे रहे हैं, जो डोनेशन दे रहे हैं, यदि हिसाब किताब रखेंगे और हिसाब किताब रखने के बाद सही सही उसको जानकारी दे देंगे, तो उसको क्या होगा? उसको विश्वास बढ़ेगा। विश्वास बढ़ेगा तो आने वाले साल में या एनीवे
अदर कैश में वो अपने दान देने, चंदा देने से संकोच नहीं करेंगे। दूसरा है कोषों का उपयोग समुचित नियंत्रण, कोष फंड कहाँ से आया उसका नियंत्रण होगा। अगला कहता है विभिन्न उपलब्धियों का तुलनात्मक मूल्य, विभिन्न उपलब्धियों का तुलना करेगा, है ना, अकाउंटिंग करके, लेखा करके, क्या पिछले साल क्या प्रॉफिट हुआ, पिछले साल का पिछले साल क्या हुआ, उसकी आकलन करेगा। आकलन मतलब जो पिछला साल जो भी हुआ है लेन देन, उसमें कितना रिसीव हुआ, कितना पेमेंट हुआ, कितना बचा हुआ है। इन साल का यदि लेखा करेगा तो कितना रिसीव हुआ, कितना पेमेंट हुआ, कितना बचा हुआ, आकलन करेंगे। डिफरेंट देखेंगे कि मेरा जो एनपीओ चल रहा है ये प्लस में जा रहा है कि माइनस में जा रहा है। आगे व्यय तथा आय अनुपात का तुलनात्मक अध्ययन, ये तुलना करेंगे। बाह्य वित्तीय संस्थाओं को प्रोत्साहित करना एवं प्रभाव बढ़ाना, ये भी करेंगे। आगे कहता है वित्तीय वर्ष के अंत में देखो यही बताते हैं सरप्लस और डिफिसिट। ये प्लस मतलब प्लस, डिफिसिट मतलब माइनस। रिसीव कितना हुआ, पेमेंट कितना हुआ। यदि रिसीव ज़्यादा होता है, पेमेंट कम होता है तो सरप्लस हुआ। यदि वही है रिसीव कम हुआ, पेमेंट ज़्यादा हो गया तो डिफिसिट होगा। इसकी स्थिति भी जानेंगे। आयुक्त का रिपोर्ट की जानकारी लेना और सबसे अनियंत्र हानिकारकों का पालन करना। और अनियंत्र जो होगा, अनियंत्र जो विभिन्न प्रकार के होंगे उसको हम लोग आकलन करेंगे, पालन करेंगे। आगे चलेंगे बहुत बढ़िया से यदि हम लोग चलते हैं। हाँ, अब आगे हम लोग जो बात जहाँ से हम छोड़े थे, है ना, पिछला क्लास बताए थे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 3 प्रकार के खाते बनाते हैं। 3 प्रकार के मुख्यतः बनाते हैं। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। चलिए, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है और ये रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाते कैसे हैं। तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट पहले हम लोग बात करेंगे। पहला जो टॉपिक बात कर रहे हैं, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, इसके बारे में बात करते हैं। तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट है ना, तो कोई भी एनपीओ संस्था, कोई भी एनपीओ संस्था, जो भी एनपीओ संस्था है जो लोगों की भलाई में काम करता है, वो कहाँ कहाँ से उसके पास फंड आया और कहाँ कहाँ फंड उन्होंने पेमेंट को किया। तो इन सारी की जानकारी जानने के लिए वो क्या करता है, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाता है। क्या बनाता है, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। अब रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाता है, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में क्या क्या बनाएगा, तो देखिए कैसे कैसे बनाया जाता है, इसका हम लोग तरीका। सबसे पहले रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट खाता है ना, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट खाता में क्या कहता है, पहला रिसीव एंड पेमेंट कैशबुक, कैशबुक अभिव्यक्त करता है, कैशबुक को अभिव्यक्त करता है। मतलब एक तरीका से समझिए, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट है जो कैशबुक को अभिव्यक्त करता है, मतलब कैश का जैसा होता है। कैश का जैसा होता है, ये कैश आधारित ही होता है एनपीओ, है ना। कैश का जैसा जितना आया कितना गया, यह वित्तीय वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है। वह पहली बात यहाँ बोला वित्तीय वर्ष के अंत में। अब समझ जाइए, एक ऑब्जेक्टिव और यहाँ से आ जाएगा कि रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट कब तैयार किया जाता है। ऑप्शन देगा रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट कब तैयार किया जाता है, ऑप्शन देगा वर्ष के शुरू में, वर्ष के अंत में, वर्ष के मध्य में, और लास्ट में दे देगा नन ऑफ दिस। तो उसमें वर्ष के अंत में मारिएगा बच्चों, उसमें वर्ष के अंत में, इंड ईयर में तैयार किया जाता है। आगामी वर्ष भर के लिए सभी लेखोजोखों को स्पष्ट किया जाता है और आगामी वर्ष के लिए लेखोजोखों को स्पष्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट है कि यह एक रियल अकाउंट है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ से बच्चों, पहला रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है रियल अकाउंट है, जेन्युइन रियल अकाउंट है। क्योंकि रियल अकाउंट का रूल कहता है, रियल अकाउंट का रूल करता है डेबिट वाट कम इन, क्रेडिट वाज गोज आउट। तो वही है, रिसीव कम इन, पेमेंट गोज आउट, तो रूल वही लग रहा है। अब देखेंगे बहुत बढ़िया से, तो वही रूल है, तो ये रियल अकाउंट होगा। दूसरा में कहता है
कि दोनों पक्ष होता है, इसमें डेबिट और क्रेडिट दो साइड होता है, इसमें दो पक्ष होता है, दो पक्ष होता है मतलब दो साइड होते हैं। मतलब समझिए कि पहला देखेंगे पहला देखेंगे रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट को यदि हम लोग बहुत बढ़िया से देखते हैं तो इसमें दो पक्ष होता है, एक डेबिट होता है और एक क्या होता है, क्रेडिट साइड होता है। दो पॉइंट बताए, पहला ये रियल अकाउंट होता है, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, ऑब्जेक्टिव यहां से आ सकता है। दूसरा इसमें दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। कहता है डेबिट साइड में सभी प्राप्तियों को, जैसे देख लीजिए, जैसे अभी हम लोग देखेंगे हम लोग देखेंगे यदि बहुत बढ़िया से, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि रिसीव एंड पेमेंट, देखिए रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट जब बताएंगे तो बहुत बारीकी से अभी हम लोग इसका नॉमरिकल ये है, इधर लिखते हैं हम लोग रिसीव, ये हो गया अमाउंट, यहां लिखते हैं हम लोग पेमेंट, ये अमाउंट है, ये क्रेडिट साइड होगा और ये डेबिट साइड होगा। रुपया का साइन देना है क्योंकि अमाउंट का वैल्यू होगा। तो वही कहता है यार रियल अकाउंट है, ये डेबिट, इसमें दो पक्ष होता है, एक डेबिट होता है, इधर डेबिट हो गया, इधर कहता है क्रेडिट होता है, इधर क्रेडिट, ये मेन लाइन है। इधर वाले सब डेबिट लिखे जाएंगे, इधर वाले सब क्रेडिट लिखे जाएंगे। कहता है डेबिट साइड में सभी प्राप्तियां, मतलब जितना रिसीव होगा, ऑल रिसीव, टू ऑल रिसीव को इधर लिखेंगे। कहता है क्रेडिट साइड में सभी भुगतान, बाय ऑल पेमेंट, सारा पेमेंट को इधर, मतलब रिसीव को इधर लिखिए और पेमेंट को इधर लिखिए। और इसके बाद कहता है ये पहला हो गया था, ये आएंगे हम लोग, तीसरा टॉपिक था, चौथा था डेबिट साइड में ओपनिंग कैश बैलेंस और क्रेडिट साइड में क्लोजिंग कैश बैलेंस। देखिए एक यहां चीज बात है कि ओपनिंग कैश बैलेंस रिसीव ऑन पेमेंट अकाउंट में शुरू में लिखा जाता है, शुरू में यहां सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग कैश बैलेंस है, ओपनिंग कैश बैलेंस सबसे पहले लिखा जाएगा, है ना। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग कैश बैलेंस सबसे पीछे पहले लिखा जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस जो होगा वो क्रेडिट साइड में सबसे अंत में लिखा जाएगा, बाय बैलेंस सीडी, मतलब बीडी और सीडी, जो बीडी होगा वो शुरू में लिखा जाएगा, मतलब ओपनिंग कैश बैलेंस रिसीव साइड में शुरू में सबसे पहले उसी को लिखेंगे। जब हम इसका नॉमरिकल बनाएंगे तो आपको बताएंगे कि ओपनिंग लिख के दिखाएंगे कि ओपनिंग कैसे शुरू में लिखते हैं, और क्रेडिट साइड में मतलब पेमेंट साइड में सबसे लास्ट में क्लोजिंग कैश बैलेंस को लिखते हैं। तो बच्चों समझ में दो तीन बात समझ में आ गई होगी। पहला एक रियल अकाउंट है, जो ये डिफिनेशन कह रहा था उसके अनुसार चल रहे थे, यार रियल अकाउंट कहता है, बता दिए रियल अकाउंट क्यों कहता है, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल होता है, रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट वाट कम इन क्रेडिट वाज गोज आउट। तो डेबिट वाट कम इन है, क्रेडिट वाज गोज आउट है, तो ये रूल भी रियल का ही कहता है। और यहाँ भी डेबिट वाट रिसीव हो रहा है, कम इन हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, गोज आउट हो रहा है, दोनों पक्ष डेबिट क्रेडिट साइड होता है, दोनों पक्ष डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। कहता है डेबिट साइड में सभी प्राप्तियां, डेबिट साइड में बता दिए सभी प्राप्तियां, क्रेडिट साइड में सभी पेमेंट, ये भी बता दिए। कहता है डेबिट साइड में ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग कैश बैलेंस बता दिए, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग कैश बैलेंस को भी हम बता दिए। ये तो समझ में आ गया आप लोगों को, है ना, ये इसका बोल रहा था। अब आगे चलेंगे, हम लोग आगे चलेंगे, इसकी क्या विशेषता है। विशेषता देखिए, हर चीज का किसी को हर चीज का अपनी अपनी फीचर्स होती है, हर चीज का अपना अपना विशेषता होता है, ठीक उसी प्रकार इसका विशेषता देखिए। अभी बताए पहले यार रियल अकाउंट है, बिल्कुल सही बात है, यह रियल अकाउंट है, बिल्कुल सही बात है। इसमें डेबिट साइड कैश रिसीव तक, क्रेडिट साइड कैश पेमेंट को लिखा जाता है, ये बताए अभी।
ओपनिंग कैश शुरुआत में डेबिट साइड में दिखाया जाता है, क्लोजिंग कैश हमेशा पंक्ति के है ना एकदम क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है, पंक्ति के एकदम लास्ट में अंतिम पंक्ति के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है, जो अभी हम आपको दिखाए थे। इसमें आगामी एवं पूंजीगत खर्च एवं प्राप्तियों को नहीं दिखाया जाता है, आगामी एवं पूंजीगत खर्च अब पूंजीगत प्राप्तियों को नहीं दिखाया जाता है। इसमें सिर्फ जाने वाली सभी प्राप्तियों भुगतान और चालू वर्ष व आगामी वर्ष और पूर्व वर्ष को स्थान दिया जाता है। इसमें चालू वर्ष से हो, आगामी वर्ष से हो, जो भी वर्ष से होंगे उस सबको लिखा जाता है। बिल्कुल इसमें कैश रिसीव और पेमेंट को दिखाया जाता है, किसी प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक्यूरेट इनकम को नहीं दिखाया जाता है। इसमें एक तरीका से बोलिए, इसमें एडजस्टमेंट का लेखा नहीं होता है। मेन पॉइंट, एडजस्टमेंट के लेखा सेकेंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में होता है। इसमें एडजस्टमेंट का लेखा नहीं होता है। पहली बात, जैसे एडजस्टमेंट में क्या आता है, अरे प्रीपेड पहले दे दिए, आउटस्टैंडिंग दिए ही हम नहीं हैं, एक्यूरेट इनकम का लेखा नहीं होता है। इसकी सहायता से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट मतलब रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट की सहायता से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग क्या कर सकते हैं, बनाते हैं क्योंकि ये पहले आता है, उसके बाद रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट आता है। आगे चलेंगे हम लोग। लिमिटेशन, क्या इसकी दोष है भाई, इतना हम लोग इसका फीचर्स बोले, बनाने का तरीका बोले, अब इसकी दोष क्या है। रिसीव एंड पेमेंट में पहला दोष है ना, रिसीव एंड पेमेंट की पहला दोष क्या है, देखिए इसका लिमिटेशन है, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट व्यावसायिक लेन देन के लिए उपयोगी नहीं है। रिसीव एंड पेमेंट व्यावसायिक लेन देन, अरे व्यावसायिक लेन देन के लिए उपयोगी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि व्यावसायिक लेन देन के लिए जो हम व्यवसाय करते हैं, व्यावसायिक लेन देन के लिए हमको रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट ही नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, यह एक्रूअल बेसिस पर तैयार नहीं, ये देखिए एक्रूअल बेसिस पर तैयार नहीं किया, यहाँ ऑब्जेक्टिव आएगा, ये जो भी तैयार होता है उधार लेन देन से नहीं होता है, कैश बेसिस पे होता है, एक कैश बेसिस पर तैयार होता है, कैश बेसिस पर तैयार होता है, एक्रूअल बेसिस पर नहीं होता। इसमें संपत्तियों देयताओं को लिखा नहीं होता, इसमें नहीं लिखा है। इस खाते में सिर्फ कैश रिलेटेड लेन देन होते हैं, कैश रिलेटेड लेन देन होते हैं, जो भी कैश होंगे उसी से रिलेटेड का लेन देन होगा, किसमें, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में। यहाँ तक समझ में आप लोग को आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब इसका क्या है फॉर्मेट, फॉर्मेट देखेंगे तो फॉर्मेट के बारे में देखिए। फॉर्मेट है, फॉर्मेट में क्या होता है देखेंगे, पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है। ये फॉर्मेट में क्या है से देखिए, ये एक तरीका से फॉर्मेट को देखेंगे। फॉर्मेट में इधर रिसीव है, इधर क्या है, पेमेंट है। बिल्कुल, ऊपर में डेबिट होता है, यहाँ इसका ये यहाँ नहीं होगा, यहाँ क्रेडिट होता है, डेबिट होगा और क्रेडिट होगा। फॉर्मेट रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं फॉर द ईयर, जो डॉट डॉट डेट को बनाएंगे। रिसीव में सबसे पहले जो अभी बताए ओपनिंग कैश को लिखा जाएगा। देखो ओपनिंग कैश, टू बैलेंस बीडी, चाहे तो कैश इन हैंड है चाहे तो कैश इन बैंक है, ये दोनों को लिखे जाएंगे, ये दोनों को, और ये दोनों को जोड़ के हम लोग इधर क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। मतलब कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, कैश इन हैंड कैश इन बैंक, मतलब ओपनिंग बैलेंस था, ये क्या है हम लोग को, ओपनिंग। तो जब हम लोग ओपनिंग बैलेंस है, इसको ओपनिंग बैलेंस को टू बैलेंस बीडी के नाम से जानते हैं। और इसी में यदि हम लोग आते हैं आगे, इसी में यदि हम लोग देखेंगे तो क्लोजिंग जो दिया होगा, क्लोजिंग एकदम सबसे नीचे दिया जाता है। तो क्लोजिंग सबसे नीचे कैसे दिया जाता है, तो अभी हम लोग बता रहे हैं। क्लोजिंग जो है, देखो क्लोजिंग सबसे नीचे, क्लोजिंग बैलेंस को सबसे नीचे रखते हैं। देखिए क्लोजिंग बैलेंस, यही बात बता रहे थे कि ये क्लोजिंग है, मतलब रिसीव में ओपनिंग बैलेंस को सबसे पहले लेना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा, और जो क्लोजिंग बैलेंस है पेमेंट में सबसे नीचे रखना पड़ेगा, एकदम नीचे रखेंगे हम लोग। यहाँ से देख लीजिए, ये देख लीजिए हम लोग
ये देख लिए, है ना। अब यहाँ बात होती है कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में होता क्या है। तो देखिए, जब इसको बनाने का मेन मकसद यही होता है कि चाहे तो ओपनिंग बैलेंस पता रहेगा तो क्लोजिंग बैलेंस हमको पता चलेगा कि वर्ष के अंत में कितना बचा। और यदि क्लोजिंग बैलेंस यदि हम ऑलरेडी पता रहे तो ओपनिंग बैलेंस हमको पता चलेगा कि कितना है। इसके मतलब ये हुआ कि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ही निकालने के लिए हम लोग ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए ही, मतलब ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को निकालने के लिए ही रिसीवर पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। दैट मीन्स रिसीवर पेमेंट अकाउंट में कोई प्रॉफिट लॉस नहीं निकाला जाता है, कोई सरप्लस और डिफिसिट नहीं निकाला जाता है, ओनली फॉर ओनली ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस, मैक्सिमम क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए यदि किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। अब हम लोग आगे चलेंगे, देखेंगे क्या क्या लिखाता है। इसके बाद जितना लिखाने में जो आता है, लिखने के तरीका में जो भी हम लोग आते हैं, देखिए रिवेन्यू रिसीव, जितना रिवेन्यू आएगा तो रिसीव होगा, आएगा सब्सक्रिप्शन आएगा, जनरल डोनेशन में आएगा, इंट्रेंस फी आएगा, इंटरटेनमेंट से आएगा, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड रिसीव से आएगा, इनकम फ्रॉम लेक्चर से आएगा, रेंट रिसीव होगा, सेल ऑफ न्यूज़पेपर करेंगे, सारा रिसीव को हम लोग लिखते जाएंगे। अगला है पेमेंट कर रहे हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, पोस्टेज है, चैरिटी है, सैलरी को देंगे, एडवर्टाइजमेंट को देंगे, इंश्योरेंस को देंगे, टेलीफोन देंगे, म्युनिसिपल टैक्स देंगे, बार टैक्स देंगे, होनोरियम देंगे, सन्ड्री एक्सपेंस देंगे, जितना हम लोग देंगे सारा रिवेन्यू पेमेंट, रिवेन्यू रिसीव और रिवेन्यू पेमेंट के आधार पे ही जो नेक्स्ट बनेगा, नेक्स्ट क्या बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा ये रिवेन्यू रिसीव की सहायता से और रिवेन्यू पेमेंट की सहायता से, है ना। और आगे इसमें क्या क्या है तो आगे अभी हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देख पा रहे हैं। अब आया रिवेन्यू रिसीव के बाद कैपिटल रिसीव, कैपिटल रिसीव, कैपिटल पेमेंट। ये देखिए ये कैपिटल रिसीव है, कैपिटल पेमेंट है। तो कैपिटल में क्या आता है, इंडोमेंट रिसीव, लेजियस आएंगे, इंट्रेंस फी आएंगे, लाइफ मेंबर फी आएंगे, सेल ऑफ आएंगे, है ना, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आएंगे, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड आएगा, मैसेजिया रिसीव, जितना रिसीव होगा। और इधर जितना हम लोग बुक परचेज करेंगे तो भी पेमेंट करना पड़ेगा, बिल्डिंग परचेज करेंगे पेमेंट करना, अदर एसेट्स को यदि परचेज करते हैं पेमेंट, मैच फंड देना पड़ेगा, जितना भी हम लोग पेमेंट करेंगे सब इधर लिखेंगे। इधर सारा रिसीव को हम लोग लिखे, इधर सारा हम लोग पेमेंट को लिखे, दोनों साइड का योग बराबर करेंगे, दोनों साइड का योग बराबर कर रहे हैं। यदि रिसीव वाले ज़्यादा आ गया और पेमेंट वाले कम हो गया तो ये टू बाय बैलेंस सीडी निकलेंगे, बाय बैलेंस सीडी, मतलब ये कैश हम लोग को निकलेगा, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक। यदि ये पेमेंट वाले ज़्यादा आ गया और ये इधर, है ना, बराबर करके लिखने के बाद जो आएगा तो ओपनिंग कैश आएगा। तो पता चल गया बच्चों, इसमें जो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट है इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैश निकालने के लिए ही बनाया जाता है कि वर्ष के अंत में कितना मेरे पास बचा हुआ है, कितना आया, कितना, है ना, कितना हम यूज किए। इन सारी को जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आगे करते हैं, आगे चलेंगे। आगे चलेंगे हम लोग आगे चलेंगे। आगे चलेंगे, देखते हैं आगे। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में बहुत ज़्यादा आप लोग को मतलब एक तरीका से पूरा कॉन्सेप्ट दे दिए हैं। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट को यदि देखते हैं तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट को बनाने के लिए सबसे मेरा मुख्य उद्देश्य ही होता है क्लोजिंग बैलेंस को निकालना। क्या निकालना, क्लोजिंग बैलेंस को निकालना। और क्लोजिंग बैलेंस को यदि निकालते हैं तो हमको ये पता चलता है कि भाई कि अब वर्ष के अंत में कितना हमको बचा हुआ है वर्ष के अंत में। अब यहाँ तक चलेंगे, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट हो गया है, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट अब हो गया है। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट को यदि बहुत बारीकी से देखते हैं तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में हम बताए कि पूरा जितना फंडामेंटल है
रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का जो फॉर्मेट है सारा बता दिए। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में यदि आएंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव में यदि हम लोग आएंगे तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव बेस होगा, ऑब्जेक्टिव में हम लोगों को क्या होगा कि सबसे पहले ये समझ जाइए, ये जो हम लोग जा रहे हैं, ये बना रहे हैं है ना। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि ये क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो पहला ये कहता है कि ये इसका मुख्य फीचर कि ये रियल अकाउंट होता है। कौन अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है पहला। दूसरा होता है कि जितना रिसीव होगा सारा डेबिट साइड में लिखा जाएगा और जितना पेमेंट होगा क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, है ना। इसमें तीसरा पॉइंट बताया कि जो ओपनिंग बैलेंस होंगे वो रिसीव का एकदम ओपनिंग में लिखा जाएगा, रिसीव का क्या लिखा जाएगा? ओपनिंग में लिखा जाएगा, और जो क्लोजिंग होगा जो पेमेंट के लास्ट में लिखा जाएगा। पेमेंट के लास्ट मतलब पेमेंट साइड के एकदम लास्ट में हम लोग लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे। तीसरा पॉइंट है कि इसको बनाने का उद्देश्य है चाहे तो ओपनिंग बैलेंस निकाला जाएगा चाहे तो क्लोजिंग बैलेंस निकाला जाएगा, कि वर्ष के अंत में क्लोजिंग बैलेंस क्या है और ओपनिंग बैलेंस क्या है, दोनों में कोई एक निकलेगा। तीसरा बताए ये वर्ष के अंत में बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? वर्ष के अंत में बनाया जाता है। अगला बताए तो ऑब्जेक्टिव के बारे में बता रहे हैं अभी हम। अगला बताए इसमें एडजस्टमेंट का कोई लेखा नहीं किया जाता है। एडजस्टमेंट मतलब आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्यूरेट, है ना, ये सब का लेखा इसमें, डिप्रेसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, ये सब के इंटरेस्ट, इस सब को कोई जगह नहीं दिया जाता है, कोई लेखा नहीं किया जाता है ना। तो 4-5 पॉइंट एकदम सीधा सीधा आप समझ जाइए। 4-5 पॉइंट आप यदि समझते हैं, 4-5 पॉइंट समझते हैं तो आप समझ जाइए बढ़िया से। 4-5 पॉइंट समझ जाइए बढ़िया से कि ये पहला रियल अकाउंट है। दूसरा समझ जाइए कि रियल अकाउंट है। दूसरा होता है ओपनिंग कैश को, जो ओपनिंग कैश है डेबिट साइड को स्टार्ट में शुरू, डेबिट है ना, ओपनिंग कैश को डेबिट साइड में शुरू में लिखा जाता है, शुरू में लिखेंगे। और यही होता है क्लोजिंग कैश जो निकलता है वो एकदम क्रेडिट साइड के एकदम अंत में लिखते हैं, अंत में लिखा जाता है। तीसरा लिखे यहाँ कि इसमें एडजस्टमेंट का कोई लेखा नहीं होता है, एडजस्टमेंट का लेखा नहीं किया जाता है। जैसे हो गया आउटस्टैंडिंग, जैसे हो गया प्रीपेड, जैसे हो गया एक्यूरेट, जैसे हो गया डिप्रिसिएशन, इसका कोई लेखा होता नहीं है। चौथा में आएंगे, चौथा में यदि हम लोग आएंगे तो चौथा में हम लोग क्या करते हैं, चौथा में इसमें सब का लेखा किया जाता है, चाहे तो रिवेन्यू रिसीव हो चाहे कैपिटल रिसीव हो, सबको लिखा जाता है। ये 4 पॉइंट हो गया। इसके अलावा और हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाने का जो होता है, इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य ओपनिंग और क्लोजिंग कैश जानना। वर्ष ओपनिंग या क्लोजिंग कैश के जानना, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में कोई एक, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस की जानकारी प्राप्त करना, बैलेंस की जानकारी प्राप्त करना की जानकारी। अगला है 5वां नंबर है, यह वर्ष के अंत में बनाया जाता है, यह वर्ष के अंत में बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? वर्ष की अंत में बनाया। ये 5 पॉइंट आप लोग के सामने मिला। एक मिला कि ये रियल अकाउंट है, दूसरा ओपनिंग कैश, क्लोजिंग कैश। ओपनिंग कैश को डेबिट साइड को एकदम शुरू में लिखेंगे, क्लोजिंग कैश जो निकाल जाएगा क्रेडिट साइड के अंत में निकाला जाएगा। एडजस्टमेंट का कोई लेखा होता ही नहीं है इसमें। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस की